अनन्या, थोड़ा काम देना शुरू कर दूं घर पे? Yes, sir. दीपांशु, यस सर। देखो बच्चों, कोर्स है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा आपको घर पे अलग से काम दिया जाएगा। अब थोड़ा स्पीड भी बढ़ाएंगे अब हम लोग, और जो भी काम धीरे धीरे बढ़ेगा वो सारा का सारा बिल्कुल अपडेट करके बैठना है आपने। तो ये एक आइडिया दे रहा हूँ जो आपको कल तैयार करना है। ये एब्रेविएशन का एक असाइनमेंट बनाया है आपके लिए। दीपांशु, साउंड आ रही है बच्चे? यस सर। तो बच्चों, एक असाइनमेंट बनाया है, उसका आइडिया मैं भी आपको दे रहा हूँ। ये बहुत सारा डाटा है। मैं इसका असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्म में बीसीसी ऐप में स्टडी मटेरियल में ऐड करूँगा। क्लासेस मेरी 9 बजे तक है, तो आज ही कर दूंगा आफ्टर 9 o'clock। मॉर्निंग में आप इसे देख पाएंगे, और कोई अगर रात को पढ़ना चाहे रात को पढ़ लेना। आइडिया मैं अभी दे रहा हूँ। डिस्कशन कोई भी होगा तो वो हम कल कर लेंगे। हम इसके अलावा सब्जेक्ट भी और शुरू कर रहे हैं। कल से हम खेल शुरू करेंगे, और भी सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री अभी शुरू कर दी है। अब हम कल से एक और सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी। कल सुबह लिंक आ जाएगा आपके पास। धीरे धीरे उसमें बीएसटी की बातें भी आएंगी, पॉलिसीज़ को लेकर। बीसी के, बीसी के बोले तो बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, जिसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं बिजनेस एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीईओ याद कराए जाएंगे, पंच लाइंस, ब्रांड एम्बेसडर्स की चर्चा की जाएगी, और उसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बैंक तैयार करें हैं। तो वो क्वेश्चन बैंक को हम आपके पास स्पोर्ट मटेरियल में भेजेंगे। तो दीपांशु, ये क्लियर है आपको? कल ये एब्राविएशन, जिसका मैं एक आइडिया भी देने जा रहा हूँ, ये पीडीएफ फॉर्म में आपके स्टडी मटेरियल में बीसीसी ऐप में लग जाएगा, आज ही लग जाएगा। क्लियर है? सबको क्लियर हो रहा है? हर्षित, जय सोनी, सर सर व्हाट्सएप पे भेज दो तो। दीपांशु बोलो। क्योंकि सर वहाँ पे क्या कह रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भेज दो तो ऐसे ही रहेगा। बीसीसी ऐप पे ना स्क्रीनशॉट ले सकते, तो प्रिंट भी नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, तो मैं दोनों दोनों ऑप्शन दे दूंगा। दोनों ऑप्शन दे दूंगा, व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा। उससे आप अभी देखोगे बाद में क्या है, उसको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है व्हाट्सएप पर। तो वो सारे जितने भी मैंने 100, 150, 200 असाइनमेंट आपके लिए बनाए हैं, वो सारे मैं वहाँ अरेंज कर दूंगा। उससे क्या होगा, कल को जब भी कोई टॉपिक आपको रिवाइज करना है, तो वो बीसीसी ऐप में स्टडी मटेरियल में सारा अरेंज हो रखा होगा। तो वहां से आप जब मर्जी रिवाइज कर सकते हैं। तो वहां वाली ऑप्शन भी रखेंगे, और ऐप पर भी दे देंगे। क्लियर है बच्चों? दीपांशु, क्लियर है? यस सर। तो बच्चों, ये क्या है एब्राविएशन? ये शॉर्ट फॉर्म होती है। ये शॉर्ट फॉर्म होती है। अभी इसमें से मैं कुछ डिस्कस करके अपने टॉपिक पर ही चलाऊंगा आपको। हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। कल हिस्ट्री बच्चों 1, 2, 3 क्लासेस में खत्म नहीं होने वाली, तो उसके लिए समय लगेगा। हम इसके साथ साथ और सब्जेक्ट भी तेजी से शुरू कर देते हैं। कल एक नया सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, और इसके अलावा छोटे छोटे असाइनमेंट्स हम आपको भेजना शुरू करेंगे, जिसमें याद करने का काम है। जैसे ये एब्राविएशन का असाइनमेंट है, ये एब्राविएशन के नाम से आपके पास व्हाट्सएप पे भी आ जाएगा, और आपके स्टडी मटेरियल में भी हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर जैसे चल रहा है 3G फुल फॉर्म, बस इतने अच्छे तरीके से उसे रिवाइज कर लें, मेमोराइज कर लें कि पेपर में ऑप्शन आ जाए तो टिक कर पाएं। और फिर रोज थोड़ा थोड़ा सुनने का काम। जैसे 3G बोले तो थर्ड जनरेशन सबको मालूम है, एबीएम बोले तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अलावा एसी बोले तो अल्टरनेट करंट। अशोक चक्रा भी फुल फॉर्म होती है। एयर कंडीशन भी होता है। अब पेपर देखो, यहाँ तीन तीन बता दिया, पेपर में एक ही ऑप्शन लगी हुई होगी। एडी सबने याद कर रखा है, एना डोमिनी, टाइम को मेजरमेंट करने का खेल चल रहा है। एडी 2021 एडी चल रहा है। एआईसीसी, अब जब मैं ये डिस्कशन करूंगा तो कुछ स्टोरीज भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, फुल फॉर्म आपको पता है। अब इसका पुराना वर्जन मेरा क्वेश्चन शुरू होता है अनन्या से। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का पुराना नाम था आईएनसी, सबने पढ़ा होगा। तो ये आईएनसी हिंदुस्तान में कब फॉर्म हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का फुल फॉर्म। इसका ईयर बताना है पूरी क्लास। आईएनसी कब? 1895. थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा एटीन एटी गड़बड़। सेवन दीपांशु क्या बोला? 18 1885। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो बच्चों, इस तरह की बातें आपको हिस्ट्री की हम इसमें कुछ जोड़ देंगे जब डिस्कशन करेंगे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। किसने बनाई थी? कौन बताएगा? फाउंडर ऑफ आईएनसी। पूरी क्लास कोशिश करते रहो जी। फाउंडर ऑफ इंडियन। एओयू। अरे अभी सुरभि, एओयू। एक, हाँ, अरे सुरभि आप भी बोल रहे थे, आप बोलना जरा।
AO Hume. क्या बढ़िया बात है। तो एओ ह्यूम्स, ये बातें मालूम होनी चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में स्टैब्लिश हुई थी। इसे एक अंग्रेज ने स्टैब्लिश कराया था। फाउंडर कौन था? एओ ह्यूम्स। उसने क्या करा, थोड़ी कहानी सुना। अच्छा, यहाँ एक बात और पूछ लेता हूँ। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, पूरी क्लास, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। WC बनर्जी। क्या क्या बढ़िया बात है भैया, क्या तैयारी है। ये एब्सोल्यूट लेवल है, ऐसा होना चाहिए आपका। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। अब थोड़ा आइडिया देता हूं मैं भैया। देश में ना अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के सुर, 1885 की बात कर रहा हूं। देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होने लगी थी। 1885 का टाइम चल रहा था। तो एक अंग्रेज एओ ह्यूम्स ने क्या करा, हिंदुस्तान के सारे प्रोमिनेंट लीडर्स को इकट्ठा करा। कहां पर? पूना के अंदर। जगह का नाम तेजपाल संस्कृत पाठशाला। दीपांशु, मैंने क्या बोला है स्कूल का नाम? तेजपाल संस्कृत पाठशाला। पूना में तेजपाल संस्कृत पाठशाला में एओ ह्यूम्स ने हिंदुस्तान के सारे प्रोमिनेंट लीडर्स को इकट्ठा करा और कहा भैया तुम सब एक साथ अपनी आवाज इकट्ठी कर कर सरकार के विरुद्ध जो भी बात करना चाहते हो वो करो। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। तो एओ ह्यूम्स ने इन सारे नेताओं को इकट्ठा करा, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कहा गया तुम हर साल कहीं ना कहीं अपनी मीटिंग करोगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, पूरे साल का अपना एजेंडा फिक्स करोगे और जो भी अंग्रेजों के खिलाफ तुम्हें बात कहनी है उसके लेटर्स अंग्रेजों तक पहुंचाओगे और अपनी बात रखोगे कि ये हमारे देश की समस्याएं हैं, इसे सॉल्व करो। और ये 4-5 दिन का कार्यक्रम होगा, उसमें तुम सब में इलेक्शन होगा नेताओं के बीच में, और एक आदमी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाएगा जिसके अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। अरे दीपांशु, क्लियर हो गया बच्चे? दीपांशु, यस सर। तो अंग्रेज ने बनवाया था इसे, इसलिए फाउंडर एओ ह्यूम्स है। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश कब हुआ? 1885 में। जब पहली बार मीटिंग हुई, इलेक्शन हुआ, तो उसमें जो प्रेसिडेंट जीता, हर साल प्रेसिडेंट बदलता गया। 2-4-5 दिन के लिए सारे नेता हिंदुस्तान के इकट्ठे होते, एजेंडा फिक्स करते कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या बात बोलनी है। इलेक्शन में एक प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो जाता जो 1 साल तक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड करता। तो पहली बार जब ये आईएनसी बनी तो उसमें प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए बच्चों? डब्ल्यू सी बनर्जी। अनन्या, क्लियर है बच्चे? Yes, sir. तो इस तरह की चीजें इसमें जोड़नी है। अब जैसे इसमें टॉपिक चल रहा है AICTE, ये मैंने इंडियन इकोनॉमी में सबको याद कराया हुआ है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। CBSE की फुल फॉर्म सबको याद है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ऐसे यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट टर्म चल रही है, एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एम्स आपको मालूम है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो एक मैंने आइडिया दिया है, नीचे देखो टाइम का मेजरमेंट चल रहा है AM, एंटी मेरिडियन। जब हम ज्योग्राफी का टॉपिक शुरू करेंगे तो मेरिडियन लाइंस की बात करेंगे। अरे मेरा क्वेश्चन फिर शुरू हो रहा है। अब की बार ये क्वेश्चन अवंतिका बताना चाहें तो, ये जो मेरिडियन लाइंस है ये कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूड्स या लैटिट्यूड्स? कोशिश जरूर करना, गलत सही की चिंता नहीं। Longitude. लॉन्गिट्यूड्स, बहुत बढ़िया। लॉन्गिट्यूड्स जो लाइनें होती हैं उसका डिस्कशन करने वाले हम ज्योग्राफी में। तो वहाँ बताएंगे 0 डिग्री कहाँ से निकलता है। कोई बता सकता है पूरी क्लास में कोई भी बच्चा? 0 डिग्री मेरिडियन लाइन, ग्रीन मेरिडियन। GMT बोलते हैं इसे। GMT की फुल फॉर्म मांग रहा हूँ अक्षित। अक्षित, GMT की फुल फॉर्म? याद नहीं भैया। ग्रीनविच मीन टाइम। मीन टाइम जोन। ग्रीनविच मीन टाइम। पूरी क्लास से फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, ये ग्रीनविच है कहां पर? ये जगह का नाम है, जगह का नाम है। ये पूरी दुनिया में कहां पर है? यूके। यूके। यूके में भी बता दो कहां पर है। यूके में कहां पर है? लंदन। यस, क्या बढ़िया तैयारी है अक्षित, बहुत बढ़िया। लंदन का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है ना, साउदर्न मोस्ट पार्ट, उसी को ग्रीनविच बोलते हैं। और इस ग्रीनविच से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन पास ऑन हो रही है। और इस 0 डिग्री लाइन पर कहीं पर भी आप खड़े हो जाओ, टाइम सेम रहेगा पूरी दुनिया में। तो ये GMT का आइडिया हम ज्योग्राफी में करेंगे बहुत डिटेल में। तो ऐसे ही नीचे चल रहा है इंटरनेशनल। मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अलग से असाइनमेंट बनाए हैं, कंपलसरी आएगा क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म, कब इस्टेब्लिश हुआ, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो बहुत सारा डाटा हमने आपको अब नोट्स की फॉर्म में बनाया है जो हम आपको सेंड करेंगे।
ताकि क्लास में देखो, क्लास की लिमिटेशन है, 1 आवर मेरे पास अवेलेबल है आपके लिए, तो हम बहुत सारा डाटा जो आपके लिए तैयार कर रहे हैं करंट अफेयर्स का, वो आपके पास भेजेंगे, उसका डिस्कशन शॉर्ट समरी के फॉर्म में करेंगे और वो आपको याद करना होगा। दीपांशु क्लियर है? आज से थोड़ा सा वर्क आपका बढ़ाया जा रहा है, क्लियर है बच्चे? यस सर। तो ये असाइनमेंट 9 बजे तक क्लास है, उसके बाद ही भेज पाऊंगा। आप इवनिंग में चेक कर सकते हैं आफ्टर 9 o'clock, या फिर मॉर्निंग में। और कोशिश करना कल क्लास में इसको सारा रीड करके बैठो, याद हो जाए तो बहुत अच्छा। इस तरह की मैं हिस्टोरिकल हैपनिंग्स पूछूंगा, जैसे अभी यहाँ चल रहा है APCEC, एपैक, एपैक बोले तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऐसे यहाँ पर एक शब्द होता है सार्क, फुल फॉर्म कोई बता सकता है? South Association of साउथ Regional साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ, बोलो बोलो Regional Cooperation. क्या? रीजनल काउंसिल। सुरभि बहुत बढ़िया बोल रही है, साउथ एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर पूरी क्लास में कोई बता सकता है? सार्क, हिंदुस्तान फाउंडर मेंबर है इसका। सार्क हेडक्वार्टर, नेपाल की कैपिटल है। नेपाल की कैपिटल जल्दी बताओ जी, कोई भी, पूरी क्लास। काठमांडू। काठमांडू। Kathmandu. भैया मैंने अलग से एक असाइनमेंट बनाया, ट्रिपल सी। ट्रिपल सी, ट्रिपल सी बोले तो कंट्री, कैपिटल, करेंसी। किस कंट्री की कौन सी कैपिटल है और उस कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है, इसे बोलते हैं ट्रिपल सी, CCC। तो ऐसे बहुत सारे डाटाज आपको PDF फॉर्म में भेजे जाएंगे और बहुत सारे क्लास में डिस्कस होंगे, और वो सब याद करने का काम आज से आपका चल रहा है। कल थोड़ा सा एक तो सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, हिस्ट्री चलता रहेगा, बीच में कोई हफ्ते में 1 दिन 2 दिन फिक्स कर लेंगे, चीज़ें और भी जोड़ेंगे, इकोनॉमिक्स को साथ में लेके आएंगे, ज्योग्राफी को लेके आएंगे, साइंस के टॉपिक को लेके आएंगे, बिजनेस एप्टीट्यूड लेके आएंगे, लीगल एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड बोले तो पॉलिटी, उसको हम ऐड करने वाले हैं अपने टॉपिक में। तो थोड़ा सा स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी हम हिस्ट्री का टॉपिक आगे शुरू करते हैं जी। तो हिस्ट्री में हमारा वैदिक एज चल रहा था बच्चों। अनन्या, मेरा क्वेश्चन, वैदिक एज का टाइम जोन जरा जल्दी से। अनन्या, वैदिक एज चल रहा था 1500 BC to 1000 तो BC. सबने याद कर लिया। एंशियंट इंडिया हमने स्टोन एज से शुरू करी थी, स्टोन एज को हम 2 लाख BC से शुरू करके कहां तक लेके आए थे, कौन बताएगा? 2500 BC तक, 2500 BC तक। फिर इसके बाद हमने चेंज करा, इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर के आसपास बहुत सारे शहर डेवलप हो गए और खुदाई के दौरान आज हमें मिल रहे हैं, और पता चल रहा है उस जमाने में लोगों की सोच ऐसी हो गई थी, इतना ज़्यादा सोसाइटी सिविलाइज हो गई थी, और अचानक करीब करीब 1000 साल बाद कुछ ऐसा जलजला आया, कुछ डिजास्टर आया कि ये सारे शहर तहस नहस हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशन के। मेरा क्वेश्चन गौरव से है, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम? सर हड़प्पा। हड़प्पा। आपको बताना है लेटेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अवंतिका जल्दी से। लेटेस्ट Dholavira. धोलावीरा। लार्जेस्ट की बात करें, धोलावीरा। यहाँ पर मैंने बताया था मोहनजोदाड़ो को डिक्शनरी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ही बोलना, इंग्लिश में ही, Mound of Dead. माउंट ऑफ डेड। तो ये सब बातें याद रखना। फायर एल्टर्स, मेरा फिर क्वेश्चन है, फायर एल्टर्स खुदाई के दौरान कहाँ मिले? शहर का नाम बताओ। जयश्री जल्दी जल्दी। महक गोयल, अरे फायर एल्टर्स खुदाई के दौरान कहाँ मिले? वो हवन कुंड, कालीबंगन इन राजस्थान। प्लो, अरे वो हल मिला था, कहाँ मिला था, जगह का नाम बताओ। अरे कोई नहीं बोल रहा, कालीबंगन। हमें वहां एक मेटल की डांसिंग गर्ल मिली। दीपांशु कहां पर मिली? दीपांशु, कालीबंगन में। ए बच्चे, अरे अनन्या, डांसिंग गर्ल Mohenjo-daro. मोहनजोदाड़ो में मिली थी। उस जमाने में कौन से भगवान को हम मानते थे? कॉमन सील मिली थी हमें। अरे जल्दी बोलो, कॉमन सील। Unicorn. पशुपति ऑप्शन में पशुपति आएगा, जिसको बाद में हमने क्या बोला? शिवा, लॉर्ड शिवा। वापस आ रहे हैं जी। वैदिक एज, 4 वेद लिखे गए हैं। 1000 BC तक का खेल चल रहा है। यहाँ पर आर्यंस आ रहे हैं, कुछ हिस्टोरियंस कह रहे हैं फ्रॉम द ईरान, कुछ कह रहे हैं इराक, और कुछ कह रहे हैं साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रशिया। रशिया को लेके बताया था पूरी दुनिया में ऐसी कंट्री जिसका एरिया सबसे बड़ा। बच्चों पहले USSR था, बड़े सारे टुकड़े हुए, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, इतने सारे टुकड़े होने के बाद भी आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज रशिया। और बड़ी कैसे?
टाइम जोन एक से ज्यादा है इस कंट्री में। अरे बताया था मैंने दीपांशु, टाइम जोन हिंदुस्तान में एक ही टाइम जोन चलता है, जिसको कहां से कंट्रोल, आईएसटी बोलते हैं। दीपांशु समझ में आ रहा है आईएसटी? यस सर। आईएसटी की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसकी चर्चा ज्योग्राफी में करेंगे कि कैसे कैसे आईएसटी कौन सी डिग्री पे नापा जाता है, कौन सी मेरिडियन लाइन होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करी, ये आर्यंस आए थे हमारे पास, और ये हमारे इंडस रिवर के आसपास जितनी भी नदियां हैं वहाँ मोस्ट फर्टाइल लैंड थी, वहाँ आकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। ये लैंड ऑफ 7 रिवर्स को क्या कहा गया? सप्त सिंधु रिवर। यानी इस सिंधु नदी के आसपास की जो 7 नदियां हैं, चिनाब, झेलम, रावी, गंगा, यमुना, इन नदियों के आसपास जो मोस्ट फर्टाइल सॉइल थी वहां इन्होंने रहना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करना शुरू कर दिया, और जीरो से इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एडवांसमेंट आ चुकी थी वो तो सब तहस नहस हो गई, जलजला आया और खत्म हो गई। अब ये फिर जीरो से खेल शुरू हो रहा है, यानी कबीले बनने शुरू हो गए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, थोड़ा फास्ट फास्ट चलाएंगे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वैदिक एज में, पहली बात बताती है मैंने, लोगों को लिखना आ गया, वेद लिखे गए, वेदों की संख्या सबने याद कर ली है। ऋग्वेद 4 वेद, ऋग्वेद, अरे जल्दी जल्दी चारों वेद बोल दो जी, अपने मन में रिवाइज कर लो। क्या क्या? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एक बार अनन्या जल्दी से बोल दो चारों वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद, इनकी चर्चा अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वेद लिखे गए हैं यहाँ पर, तो इससे पता चल रहा है लोगों को लिखने की जानकारी हो चुकी है। यहाँ पर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो गई हैं, अरे कबीले बन गए, लोगों ने ग्रुप में एक साथ रहना शुरू कर दिया। आग जलाने का पहले ही पता चल चुका है। कब पता चला था? चाल्कोलिथिक या नियोलिथिक एज। दीपांशु याद आ रहा है? चाल्कोलिथिक या नियोलिथिक एज, जिसमें हमें फायर का पता चल गया था, व्हील का पता चल गया था। तो यहाँ ग्रुप बना के लोगों ने रहना शुरू कर दिया, कबीले बोला जा रहा है। इन कबीलों में लोगों को क्या बोला गया? जना। ध्यान से सुनना, अरे आज भी हम बोलते हैं कि भैया, अरे जना, जना समझते हो? मानव जो मन के द्वारा चलता है। अरे मन बोले तो विचारों का पुलिंदा, तो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं और उस विचार के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अभी पढ़ना है, अभी खाना है, अभी सोना है, तो क्या बोल रहे हैं? मानव। जिसके अंदर जान होती है, अरे दीपांशु समझ में आ रहा है? जिसके अंदर जान होती है उसे जना बोलते हैं, और जान चली जाती है तो फिर भैया कब्रिस्तान में या शमशान में घर वाले ही ले जाते हैं। दीपांशु बात समझ में आ रही है? जना। कबीले के लोगों को क्या बोला गया? जना। उसका मैं संधि विच्छेद भी कर रहा हूं, समझ में आता होगा। जिसके अंदर जान है, और ये जान निकल जाए तो फिर कुछ नहीं बचता, फिर निपटा देते हैं। और निपटाने की बात आपको अगर याद आ रही हो तो खुदाई के दौरान कहां पर हमें पता चला कि जो ग्रेव से जो कब्रें बनाई गई वो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर थी? अरे जल्दी बोलो, कौन बोलेगा? सर्कुलर या रेक्टेंगुलर कब्रें बनाई गई? दीपांशु, अनन्या? रेक्टेंगुलर है जी, कालीबंगन, कालीबंगन। तो चीजों को याद रखना है। किंग, उस जमाने में किंग को क्या बोलते थे? राजन बोलते थे। राजन, जो जनों को कंट्रोल करे, राजन। अरे जने तो समझते हैं ना, इंसानों को जना बोलते थे उस जमाने में, जिसके अंदर जान है। और अगर आपने, अरे ये समिति बना रखी थी, समिति में इलेक्शन होता था और मेजॉरिटी लोग जिस बात का फेवर करते थे वही बात मान ली जाती थी। इलेक्शन होता था, इलेक्शन का प्रोसीजर, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम उस जमाने से शुरू हो गया था, वैदिक एज से शुरू हो गया था डेमोक्रेटिक सिस्टम, इलेक्शन का पार्टिसिपेशन। इवन मोहनजोदाड़ो की पिक्चर में भी आपने देखा होगा, समिति थी, उस समिति में आधे से ज्यादा लोग जिस बात को बोल देते थे वही बात लागू हो जाती थी। दीपांशु बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ जो समिति का हेड होता था उसे क्या बोलते थे? ग्रामीणी। और किंग, अरे जो, अरे यहाँ ब्राह्मण नहीं बोल पा रहे, वो वेदों के अकॉर्डिंग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आ रहा है। तो यहाँ पर जो किंग को दिशा निर्देश देता था, ये अच्छा है, ये गलत है, ये होना चाहिए, उसे क्या बोलते थे उस जमाने में? पुरोहित। और जो रक्षा सुरक्षा की बात करता था उसे क्या बोलते थे? सेनानी। बाद में सेनानी को क्षत्रिय बोला गया, पुरोहित को ब्राह्मण बोला गया। बाद में कब? लेटर वैदिक एज में। कैसे पता चला किसको ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र बोलेंगे? ये वर्णा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है वेदों में, और इन वेदों के अकॉर्डिंग सोसाइटी फॉर्म हो रही है लेटर वैदिक एज में। अनन्या, लेटर वैदिक एज का टाइम जोन बताएं जरा जल्दी से। लेटर वैदिक एज 500 बीसी से, अरे 1000 बीसी से 500 बीसी तक चला। दीपांशु क्लियर है?
लेटर वैदिक एज कब से कब तक चला? बोलो बच्चों। 1000 से 500 1000 से BC। 500 बीसी तक चला। तो यहाँ पर आगे चल रहे हैं, अभी वैदिक एज की बातें चल रही हैं जी। तो वैदिक एज में सोसाइटीज कैसी कैसी थी? किंगडम नॉट येट एस्टैब्लिश। ये किंगडम का खेल क्या है बच्चों? कबीले बन चुके थे, कई कबीलों को मिला लो तो उनको कंट्रोल करता था राजा, उसे बोलते थे नगर। दीपांशु मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? कबीले थे छोटे छोटे, बहुत सारे कबीलों को मिला दो। अरे कबीले के अंदर क्या होती थी? समिति। समिति को के हेड को क्या बोलते थे? अरे जल्दी बोलो। कबीले के हेड को क्या बोलते थे? ग्रामीणी। ग्रामीणी। डेमोक्रेटिक सिस्टम था और बहुत सारे कबीलों को मिलाकर क्या बनता था? नगर। नगर, देश नहीं बोल रहा मैं, नगर बनता था। इस नगर को कौन हेड करता था? राजन। राजा। राजन। तो यहाँ पर बात हो रही है, किंगडम नहीं बने हैं। किंगडम कब बने? जब ऐसे बहुत सारे नगर, बहुत सारे नगर, कौशल देश, पांचाल देश, अरे रामायण में नाम सुने होंगे, महाभारत में नाम सुने होंगे। तो ये नगर थे सारे, कौशल नरेश, पांचाल नरेश, ऐसे सारे नगरों को जोड़कर देश बना और फिर देश के राजा बने और तब शुरू हुई डायनेस्टी, साम्राज्य। और मैं बता चुका हूं पहली डायनेस्टी कौन सी, पूरी क्लास जल्दी से। पहली डायनेस्टी हरियंका। हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी का पहला राजा, हरियंका डायनेस्टी का पहला राजा, पूरी क्लास, पहला राजा बिंबिसार। बिंबिसार, जल्दी बोलो क्या था राजा का नाम? अरे बोलो। बिम्बिसार। बिंबिसार। ध्यान से सुनना, ये बिंबिसार। अब बिंबिसार का बच्चा, जब तक बिंबिसार मरेगा नहीं, बच्चा गद्दी पे बैठेगा नहीं, तो बच्चे को कंट्रोल ही नहीं हुआ कि वो इंतजार करे पिताजी के डेथ का। उसने अपने पिताजी का कत्ल करा और खुद गद्दी पे बैठ गया। नाम था अजात शत्रु। अरे जल्दी बोलो अनन्या, क्या था? बिंबिसार का बच्चा अजात शत्रु। अपने पिताजी का कत्ल करके गद्दी पे बैठ गया। तो बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, अरे हेरिडिटरी सिस्टम। दीपांशु समझ में आता है हेरिडिटरी सिस्टम क्या होता है? कि जब उसका बच्चा उसी की गद्दी पे बैठेगा, फिर अगला बच्चा उसी की गद्दी पे बैठेगा। दीपांशु क्लियर है? दीपांशु आवाज नहीं आ रही बच्चों। अवंतिका, यस सर। बच्चों समझ में आ रहा है तो बोलता चला जाऊं। जितना ज्यादा फास्ट बोलूंगा टॉपिक उतने ज्यादा आएंगे आपके पास, अगर अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ज्यादा फास्ट चल रहा है तो आप मुझे बोल सकते हो, हम स्लो कर लेंगे अपने आप को। नितिन, आपको समझ में आ रहा है? नितिन डोगरा, नितिन। यस सर। कोई भी कंफ्यूजन हो पूछना है, और लगे स्पीड ज्यादा है तो मुझे स्लो बोल देना, थोड़ा स्लो कर लो भैया, समझ में नहीं आ रहा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। नितिन क्लियर है? चलाऊं आगे? यस सर। तो मैंने अभी अभी बोला पहली डायनेस्टी का नाम। नितिन जल्दी जल्दी। हरियंका। हरियंका डायनेस्टी का पहला राजा बिंदुसार। अब देखो क्या 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 बोल, बिंबिसार बोल रहा है, गड़बड़ मत कर देना। सारे बच्चे सुनो, एक राजा था बिंबिसार, एक राजा था बिंदुसार। बिंदुसार, बिंदुसार का बच्चा था, कौन बताएगा? पूरी क्लास। बिंदुसार का बच्चा राज क्षत्रिय। चक्रवर्ती सम्राट अशोक। अशोक के पिताजी हैं बिंदुसार। ये बिंदुसार कब है, कब की घटना है? मौर्यन डायनेस्टी की घटना है, मौर्यन डायनेस्टी। खबरदार नाम मत गड़बड़ कर देना, बिंबिसार अलग है, बिंदुसार अलग है। बिंदुसार अशोक के पिताजी, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम की बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है बिंबिसार। बिंबिसार हरियंका डायनेस्टी का पहला राजा और पहली डायनेस्टी। अनन्या क्लियर है? यस सर। तो टॉपिक को आगे चलाते हैं जी। मैंने यहाँ कुछ और बातें भी बताई थी। हरियंका डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आ रही है? नाम बताओ जरा जल्दी जल्दी। शिशुनाग। शिशुनागा डायनेस्टी के बाद वाली डायनेस्टी बताओ। नंदा। नंदा में आखिरी राजा धनानंद का कत्ल करा था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्यन डायनेस्टी, और चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा, उसके बच्चे का नाम क्या था? अरे उसके बच्चे का नाम बिंदुसार। यस, क्या बढ़िया बात है, बिंदुसार। बिंदुसार का बच्चा अशोक, चक्रवर्ती सम्राट। तो ये हम हिस्ट्री में करेंगे जी, थोड़ा फास्ट चलाते हैं। सोसाइटी की बात कर रहे थे यहाँ। तो किंगडम्स को लेके मैंने बताया, अभी किंगडम फॉर्म नहीं हुए हैं, किंगडम नहीं बने हैं, कबीले बन चुके हैं। बहुत सारे कबीलों को मिलाकर नगर बन चुके हैं। नगर के हेड को राजन बोलते थे, जो सारे जनों को कंट्रोल करता था। आइडिया दिया है मैंने। आगे बोलते हैं वुमेन्स। देखो ये बढ़िया बात है, वैदिक एज तक मैन और वुमेन इक्वल राइट्स रखते थे। अरे आज
वैदिक एज तक मैन और वुमेन इक्वल राइट्स रखते थे, वुमेन एंजॉय द फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट। लेकिन वैदिक एज के बाद से, वैदिक एज के बाद से यानी लेटर वैदिक एज से हमने वुमेन्स को बैकफुट पर कर दिया, और फ्रंट लाइनर कौन हो गए? मेल। मैं उसको एक शब्द में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? मेल डोमिनेंट सोसाइटी। अनन्या, बात समझ में आ रही है? इन लेटर वैदिक एज फीमेल्स को बैकफुट पर कर दिया गया, मेल डोमिनेंट सोसाइटी बना दी गई, और वो दिन और आज दिन हजारों सालों तक वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन किया गया। और आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। हमने नीति आयोग बनाया है, उसमें पॉलिसीज बनाई है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। अरे अनन्या, बात समझ में आ रही है? और डेवलप्ड कंट्रियों Yes, में, sir. डेवलप्ड कंट्रियों में वुमेन एंजॉयड द फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट, वहां इक्वलिटी आ चुकी है। कुछ कंट्रियों में नहीं आई है, जिन्हें हम डेवलपिंग इकोनॉमीज या अंडर डेवलप इकोनॉमीज कह रहे हैं। तो उस जमाने में सोसाइटी, वैदिक एज में सोसाइटी, किंगडम बने नहीं है, वुमेन एंजॉयड द इक्वल राइट्स, पार्टिसिपेट करती थी वुमेन्स भी समिति के अंदर, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती थी। तो रिलीजन कैसा था उस जमाने में? अगर मैं इससे पहले की बात करूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो अभी तक भगवानों की कोई शक्ल नहीं बनी है, टेंपल नहीं बने हैं, कोई टेंपल नहीं बने पूजा पाठ के। सिर्फ हम लोगों ने कॉमन सील देखी, जिस सील के ऊपर हमने पशुपति की शक्ल देखी है, जिसके 2 सींग थे, पशुपति, जिसको बाद में हमने लॉर्ड शिवा बोला। यहाँ पर वैदिक एज में हमने उपासना करनी शुरू कर दी। अरे दीपांशु, उपासना समझते हो? पूजा करना, प्रेयर करना, प्रेयर करना। यस सर। तो वर्शिप करनी शुरू कर दी, किसकी? इंद्र की। भैया इंद्र बोले तो पुरंदर, पुरंदर बोले तो जो किलों को बर्बाद कर देता है। अरे जो तूफान आते थे उस जमाने में, जिसकी वजह से डिजास्टर आता था, जितने भी मकान बना रखे थे वो सब बर्बाद हो जाते थे। तो ऐसी शक्ति को, ऐसी शक्ति को उन्होंने क्या नाम दिया? पुरंदर। पुरंदर बोले तो इंद्र, और उसकी उपासना करने लग गए कि भैया ये डिजास्टर ना आए। अरे कच्चे मकान होते थे, झोपड़ियां उड़ जाती थी जब तूफान आते थे। तो ऐसी शक्ति को उन्होंने पुरंदर बोला, पुरंदर बोले तो इंद्र, और उसकी वर्शिप करने लग गए कि भैया सब ठीक ठाक रहे। आगे देखो, उन्होंने प्लांट्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते थे अपने लाइवलीहुड को डेवलप करने के लिए, सोशल वेलफेयर को अचीव करने के लिए। तो ये प्लांट्स, अरे कभी बारिश नहीं आ रही, कभी कुछ नहीं हो रहा, कभी प्लांट सूख जाते थे, खेती नहीं होती थी, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करे उसके लिए उन्होंने शक्ति की पूजा करनी शुरू कर दी, और ऐसी शक्ति को बोला सोम। अरे दीपांशु, क्लियर हो गया? सोम, गॉड ऑफ प्लांट उन्होंने बोला, जिससे प्लांट बढ़िया से ग्रो करे। ऐसे ही जो तूफान आते थे वो तूफान ना आए और कबीले अच्छे से प्रोटेक्टेड रहें, उसे ऐसी शक्ति की पूजा करनी शुरू कर दी। क्या बोला गया? पुरंदर या इंद्र। यहाँ पर वर्शिप, वर्शिप किस लिए की जाती थी? पूजा किस लिए की जाती थी? कौन करता था? कौन करता था? कबीले का हेड या नगर का हेड, जिसे राजन कहा जाता था। किसके लिए? कि जो इस राज्य के अंदर बच्चे हैं, अरे राज्य के मतलब राज्य में जितने भी लोग हैं उन लोगों को राजा का बच्चा कहा जाता था। तो जितनी भी प्रजा है, जितने भी उस नगर में रहने वाले लोग हैं, जितने भी पशु हैं, दीपांशु समझ में आ रहा है? हिंदी का शब्द है पशु, कैटल, फूड, हेल्थ, वेल्थ सब बढ़िया रहे, इसीलिए पूजा की जाती थी। प्रजा का मतलब जनता, जनता बोले तो राजा के सारे बच्चे। अरे राजा उस जमाने में क्या माना जाता था? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिवाइन, वो जो डिवाइन सत्ता है उसका रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था राजा को। तो वर्शिप करी जाती थी किसके लिए? प्रजा के लिए, कैटल के लिए। जो भी स्टोर होता था ग्रेनरी हमारे पास, उस सब के लिए पूजा करी जाती थी कि सब लोग सुरक्षित रहें, खाना पीना सबको मिलता रहे। उस जमाने में अभी तक कोई टेंपल नहीं बने हैं। आज हम बात करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं की, सबके अपने अपने टेंपल्स हैं। तो कोई टेंपल नहीं बना, कोई भगवान अभी तक डेवलप नहीं हुआ। आइडियल वर्शिप वाज नोटेड। आगे बात करते हैं इकोनॉमी। उस जमाने में वैदिक एज में किस तरह की इकोनॉमी थी? भैया आज हम अपने देश में गवर्नमेंट को चलाने के लिए दुनिया भर के टैक्स इंपोज करते हैं ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। उस जमाने में कोई टैक्स के नाम से रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था। बस जो भी बढ़िया व्यापार करते थे, बढ़िया व्यापार करते थे, कलेक्शंस आती थी, वो अपनी मर्जी से इतने बड़े सिस्टम को यानी कबीले को चलाने के लिए अपनी मर्जी से कुछ भी ट्रिब्यूट दान दे देता था। दीपांशु बात समझ में आ रही है? लेकिन कोई रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम नहीं था।
जितने भी इस तरह के कैपेबल लोग थे, बार्टर सिस्टम चलता था उस जमाने, बार्टर सिस्टम चलता था, पैसा तो था नहीं, तो जिसके पास अच्छी फसल हुई है वो उसका एक हिस्सा अपने हेड को, कबीले के सरदार को दे आता था। तो इस तरह से जिसके पास भी एक्सेस जनरेट होता था वो अपनी समिति के सदस्यों को दे देता था, जिसे लोगों के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता था। लेकिन कोई रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम इन द नेम ऑफ टैक्स अभी तक इम्पोज नहीं हुआ। अनन्या, क्लियर है? Yes, sir. उस जमाने में लोग अपनी मर्जी से कबीले को पैसा देते थे। पैसा तो चलता ही नहीं था, चीजें जो भी बार्टर सिस्टम में थी वो देते थे। उस जमाने में एक्सचेंज के लिए सबसे कीमती चीज जो एक्सचेंज के लिए यूज की जाती थी वो काउ, आखिरी लाइन में लिखा है, काउ वाज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज। एग्रीकल्चर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था बच्चों। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वैदिक एज के अंदर मेन ऑक्यूपेशन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हमारा एग्रीकल्चर था। जैसे ही लेटर वैदिक एज आया ये रिवर्स हो गया। लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सेकेंडरी हो गया। ये क्लियर हो गया दीपांशु जो मैंने बोला है? वैदिक एज, यस सर। वैदिक एज में मेन ऑक्यूपेशन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और सेकेंडरी सिस्टम था एग्रीकल्चर, जबकि लेटर वैदिक एज में आके रिवर्स हो गया। एग्रीकल्चर मेन बिजनेस बन गया, मेन एक्टिविटीज बन गई और सेकेंडरी हो गया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इस टाइम पर एक कबीला दूसरे कबीले के साथ लड़ाई भी लड़ता था, बैटल्स भी होती थी। और भैया समिति के पास रेवेन्यू आने का एक और तरीका सुन लो, ये कबीला किसी दूसरे कबीले पर अटैक करता था तो वहां लूटपाट में जितना भी सामान मिलता था उस सामान को इस कबीले की रेवेन्यू कहा जाता था। तो कबीले में समिति में रेवेन्यू आने का एक तरीका बैटल था। बैटल में जो वहां से लूटपाट कर लाते थे उसे बूटी कहते थे। अनन्या क्या बोलते थे बैटल में जो भी जीत के लाते थे? अनन्या, दीपांशु जल्दी बोलो क्या बोलते थे, आवाज नहीं आ रही बच्चों। बूटी भैया। बूटी बोलते थे। और यहाँ पर बलि, अरे बलि की परंपरा शुरू हो चुकी थी। जो पूजा अर्चना करते थे तो जानवर की बलि दी जाती थी। अरे क्लियर हो गया? बलि समझते हो ना सब? आसिफ, आदित्य, यस भैया। तो आगे चलते हैं। और ऐसा माना जाता था कि बलि देने से वो जो शक्तियां हैं जिनकी वो पूजा कर रहे हैं वो प्रसन्न होंगी और उनकी बातों को, जो उनकी इच्छाएं हैं, पूरा करेंगी। आगे चलते हैं जी। वैदिक एज का खेल खत्म हो चुका है। अच्छा, वैदिक एज में कौन सी किताबें लिखी गई, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी डिटेल में। वैदिक एज में कौन सी किताबें लिखी गई? दीपांशु यहाँ तक क्लियर है वैदिक एज? यस सर। वैदिक एज में भैया 4 वेद लिखे गए, याद कर लो। मैंने ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट लिखा है। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, मार्क कर रखा है ओल्डेस्ट वेदा। सबसे बाद में कौन सा लिखा गया? अथर्ववेद। 4 वेद लिखे गए वैदिक एज में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वो बोलेगा सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वो बोलेगा सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। बड़ा भी ऋग्वेद है, पुराना भी ऋग्वेद है। इन वेदों के अंदर बच्चों मंत्र, अरे मंत्र समझते हो? मंत्र या पैराग्राफ लिखे हुए हैं, लोकोक्तियां लिखी हुई हैं। हिंदी समझ में आती है? लोकोक्तियां, मुहावरे। अरे छंद समझ में आते हैं? अरे जिसका जैसे रामचरितमानस कभी पढ़ी है तो पहले 2 लाइनें संस्कृत की और फिर उसके नीचे रामचरितमानस में उसका हिंदी में अनुवाद करा मिडिवल इंडिया ने। किसने? तुलसीदास ने। तो उस जमाने में जो ऋग्वेद में लिखा गया है कोई हिंदी वर्जन नहीं है, उसमें वो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं हिम्स के नाम से, अरे छंद के नाम से। अरे बात समझ में आ रही है दीपांशु? यस सर। अच्छा, मैं एक छंद आपको बताता हूँ जिसको आप मंत्र बोल सकते हो, लोकोक्ति बोल सकते हो, मुहावरा बोल सकते हो, जिसको समझाने के लिए उसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। अरे बच्चों, यू हर्ड अबाउट द गायत्री मंत्र? अरे जल्दी बोलना है। चिराग गुप्ता? हाँ भैया मजे की बात है, गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से आ रहा है, सामने लिखा है मैंने। अरे क्लास में जो चीजें बोली जाती है उतारने का टाइम नहीं है, इसीलिए सामने स्लाइड भी चल रही है और मैंने वहां लिखा है कि आप वहां से बाद में रिवीजन कर सको। भैया ऋग्वेद में 10 पार्ट थे,
10 पार्ट थे अलग अलग, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, और उस जमाने में ये अलग अलग वॉल्यूम्स को क्या बोला जाता था? मंडल्स। तो ऋग्वेद सबसे बड़ा है, सबसे पुराना वेद है, और इसके 10 वॉल्यूम थे, बोले तो 10 मंडल। इसमें जो पैराग्राफ्स लिखे गए थे, जो मंत्र लिखे गए थे, वो 1028 हिम्स लिखे गए थे। इन 10 मंडल्स में, 10 मंडल में से जो थर्ड मंडल था, जो थर्ड वॉल्यूम था, उसमें लिखा गया है गायत्री मंत्र। मंत्र बोले तो पैराग्राफ, वो हिम सबको मालूम है। अरे कौन बोलेगा? दीपांशु, गायत्री मंत्र। अरे कहाँ गया भैया? सर ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न धियो यो न प्रचोदयात्। प्रचोदया। तो भैया इस तरह के पैराग्राफ्स लिखे गए थे। इसको मैं एक हिम बोल रहा हूँ। अनन्या, बात समझ में आ रही है? एक हिम। Yes, sir. ऐसे 1028 हिम्स लिखे गए हैं इस ऋग्वेद के अंदर। 10 वॉल्यूम में, याद कर लो, 10 वॉल्यूम से। थर्ड वॉल्यूम में लिखा गया है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसको रिफ्लेक्ट करता है? प्रेयर ऑफ सन गॉड। भैया सन की उपासना है, सन, सूर्य देवता की उपासना। जो भी ऐसी शक्तियां थी जिसकी वजह से लाइफस्टाइल प्रमोट हो रहा था, सूरज चाचा, चंदा मामा, इंद्र देव, नाम रख दिए इनके, और इनकी पूजा करनी शुरू कर दी ताकि लाइफस्टाइल प्रॉपर्ली चले और ये हमारे ऊपर कोई नुकसान ना करें। इनको एनर्जी का सोर्स मानते हुए इनकी पूजा करनी शुरू कर दी। इनके मंत्र, इनके ऊपर मंत्र लिखने शुरू कर दिए। गायत्री मंत्र, प्रेयर किसकी है? गॉड। कौन सा गॉड? सन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से वेद से आ रहा है? ऋग्वेद से। कौन से वॉल्यूम से आ रहा है? थर्ड वॉल्यूम, थर्ड मंडल से। ऐसे ही यहाँ पर वर्णा सिस्टम मैं बता चुका हूँ। वेदों में लिखे गए 4 प्रकार के वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये वर्णा सिस्टम कहाँ लिखा है? ऋग्वेद में। कौन से वॉल्यूम में? 10th वॉल्यूम में। दीपिका, क्लियर हो रहा है? दीपिका? Yes, भैया। हाँ जी, तो सुनते जाएं। वर्णा सिस्टम ऋग्वेद से आ रहा है, 10th वॉल्यूम से आ रहा है। और वर्णा सिस्टम में सोसाइटी और कबीला क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स। यहां बोला गया कबीले को 4 भागों में बांट दो, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एंड शूद्र, अकॉर्डिंग टू वर्क। बेसिकली यहाँ पर सोसाइटी को चलाने के लिए वर्क का क्लासिफिकेशन हुआ है, काम का, एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन हुआ है। वो लोग जो हमारे इस कबीले की रक्षा सुरक्षा करेंगे, उन लोगों को क्षत्रिय नाम दिया गया, क्षत्रिय नाम दिया गया। जो लोग व्यापार को प्रमोट करेंगे, बार्टर सिस्टम चलता था, याद रखना, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को एक्सचेंज करेंगे, उन्हें क्या बोला गया? वैश्य। जो लोग एक दूसरे की सेवा करेंगे, उन्हें क्या बोला गया? शूद्र। याद रखना, शूद्र का मतलब एक दूसरे की सेवा करने में जिसे आनंद आए। जैसे डॉक्टर का पेशा, अरे डॉक्टर का जो प्रोफेशन है ये क्या है? सर्विस इंडस्ट्री है, सेवा करने का काम है। तो वो सारे लोग जो एक दूसरे की सेवा करेंगे उसे क्या बोला गया? शूद्र। और जो लोग प्रेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू वेदा, मंत्र पढ़ने का अधिकार, मंत्र पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को था, सिर्फ ये अथॉरिटी। आज तो कोई भी मंत्र पढ़ सकता है, लेकिन उस जमाने में जब वेद लिखे गए तो बोला गया ये प्रेयर्स जो गॉड के लिए, किसी कॉस्मिक एनर्जी के लिए जो ये प्रेयर करी जाएगी, मंत्र पढ़े जाएंगे, ये सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते हैं। और ऐसे लोगों को बोला गया मीडिएटर बिटवीन द गॉड एंड जना। अरे दीपांशु, बात समझ में आ रही है? जना और गॉड के बीच के मीडिएटर को, जो मंत्रों के द्वारा उस जना की बात, उस मानव की बात वहां तक पहुंचाएंगे, उन्हें क्या बोला गया? ब्राह्मण। तो लोगों को काम का, दीपांशु, तो लोगों को काम के अकॉर्डिंग बांट दिया। बच्चों ध्यान से सुनना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वेद में लिखा है लोगों की हैपनिंग्स को, नेचर को देखकर डिसाइड करेंगे कि कौन क्षत्रिय, कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र। ध्यान से सुनना, वेदों में लिखा है जिसको लड़ने में मजा आता है, लड़ने में मजा आता है, जो बाहुबली है, खबरदार पिक्चर की बात नहीं कर रहा, जो बाहुबल रखता है, जिसे अटैक करने में, अरे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सामने कीड़ा चल रहा है, मार दिया, दीनदयाल आया, थप्पड़ मार दिया उसे। तो लोगों की नेचर को देखना है, जिसे मरने मारने में मजा आता है, उन्हें क्षत्रिय बनाया जाए और रक्षा सुरक्षा पर लगाया जाए। जिनका दिमाग हमेशा 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, हमेशा इसी उधेड़ बुन में लगाया जाता है कि कैसे इसके ज्यादा कर लो,
उनको काम दिया जाए व्यापार का वैश्य, और जिनको दूसरों की सेवा करने में आनंद आता है, चाहे वो डॉक्टर का ही पेशा क्या क्यों ना हो, ऐसे लोगों को काम दिया जाए शूद्र का। और जिन लोगों को मेडिटेशन करने में आनंद आता है, जो हमेशा हमेशा उस असीम कॉस्मिक एनर्जी की बात करते हैं, उन लोगों को काम दिया गया हिम्स को पढ़ने का। और दे आर द मीडिएटर बिटवीन द क्या जना एंड कॉस्मिक एनर्जी। लेकिन वक्त बदलने के बाद इन वेदों के अकॉर्डिंग लेटर वैदिक एज में सिस्टम फॉर्म हो गया। अरे ये वर्णा सिस्टम कब लिखा गया वेदों में, इसे फॉलो कब किया गया लेटर वैदिक एज में। लेकिन ये बड़ी समस्या थी कि किस व्यक्ति को ब्राह्मण माना जाए, किसको वैश्य, किसको शूद्र, इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला कौन करेगा। तो ये फैसला करना बड़ा इम्पॉसिबल टास्क था, तो चीज़ों को आसान कर दिया गया और यहाँ हेरिडिटरी बना दिया। दीपांशु समझ में आ रहा है? हेरिडिटरी लोगों ने बनाया। वंशवाद, वंशवाद समझ में आता है अनन्या? वंशवाद वेद में नहीं लिखा ये बात। वंशवाद का मतलब ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय होगा, शूद्र का बच्चा शूद्र होगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी एक नेचर होती है, अपनी एक नेचर होती है, इन चारों में से कोई एक, और उस नेचर के अकॉर्डिंग उसे अपना पैशन सेलेक्ट करना चाहिए। दीपांशु मेरी बात समझ में आ रही है? दीपांशु? यस सर। हाँ जी। तो बाद में ये मॉडिफाई कर दिया कि लोग कैसे पता लगाएंगे वो क्या है, तो उस झंझट से बचने के लिए हेरिडिटरी कर दिया, जो ठीक नहीं था, जिसके चलते समस्याएं आई। तो मैं आगे चल रहा हूँ। मैंने ऋग्वेद को लेकर बातें बोल दी जो याद करने वाली है। ओल्डेस्ट है, लार्जेस्ट है, हिम्स लिखे हुए हैं, 10 वॉल्यूम्स है। गायत्री मंत्र यही लिखा हुआ है। वर्णा सिस्टम, वर्ण 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यही लिखे हुए हैं, 3rd वॉल्यूम। दूसरी बुक सामवेद लिखी है भैया। इन सभी बुकों में हिम्स लिखे हुए हैं, पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। ये सामवेद किसको रिफ्लेक्ट करता है? राग। अरे राग समझ में आता है आपको? राग ध्वनियां निकलती है, अरे सा रे गा मा, कुछ पता होगा आपको दीपांशु? जितनी भी धुन बनती है, इन धुनों की मास्टर बुक, इन धुनों की मास्टर बुक क्या है? सामवेद। सामवेद। कोई भी राग, कोई भी ध्वनि, कोई भी म्यूजिशियन जो म्यूजिक बजाता है, कोई नए थॉट्स हैं, वो सब की मास्टर बुक है सामवेद। अरे क्लियर है अनन्या? कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। Yes, sir. आगे बात करते हैं यजुर्वेद। 3रे नंबर पर यजुर्वेद लिखा गया है। इसमें क्या लिखा गया है? अरे सभी बुक्स में हिम्स लिखे गए हैं, पैराग्राफ्स लिखे गए हैं। ये रिचुअलिस्टिक बुक है, ये रिचुअलिस्टिक बुक है। सोसाइटी में लोगों को जीने के लिए कौन कौन से नियम, अरे नियम समझते हो बच्चों? डूज एंड डोंट डूज, लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये लिखा है इसमें दीपांशु। यस सर। अरे मॉर्निंग, जैसे किताबों में अरे यजुर्वेद में लिखा है अर्ली इन द मॉर्निंग उठना चाहिए, लेट नाइट तक नहीं जगना चाहिए, ऐसे। अरे ये देखो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, मैंने शब्द लिखा है। यू हर्ड अबाउट द शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष? अरे कौन बताएगा पूरी क्लास? कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, अरे जल्दी बोलो जी। सर ये वो होता है ना जब डेथ हो जाती है तो उस बेसिस पे कुछ होता है। डेथ हो जाती है तो शुक्ल पक्ष की घटना घटती है। अनन्या थोड़ा सा और बताओ, क्या क्या होता है डेथ में? सर कुछ ऐसा होता है कि मतलब कहाँ पे डेथ हुई होती है, मतलब ग्राउंड पे या कुछ ऐसा अच्छा, होता है। जमीन में हुई है, हवा में हुई है, ऐसा ना बच्चे ना। अरे ध्यान से सुनो बच्चों। अरे मून हमारे, देखो मैं फिजिकल ज्योग्राफी कराने वाला हूँ। अरे कल से हम सब्जेक्ट कौन सा शुरू करें, इकोनॉमिक्स या फिजिकल ज्योग्राफी? बड़े मजेदार टॉपिक्स हैं। कोई भी एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चों, कल से ही शुरू कर रहे हैं। और एब्राविएशन का काम दिया है मैंने, तो थोड़ा यहाँ आइडिया दे रहा हूँ जिसका डिटेल डिस्कशन हम जिस टॉपिक में करेंगे उसको फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। साइंस का पार्ट भी बोल सकते हैं उसे हम। तो बच्चों हमारी मून, अरे हमारे पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ पे। कौन है? मून। ये चंदा मामा कहाँ घूमते हैं? अरे अर्थ के चारों ओर घूमते हैं। अरे जल्दी जल्दी बोलो हाँ या ना। चंदा मामा अर्थ के चारों ओर घूमते हैं, एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। दीपांशु क्लियर है? भैया मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, इससे बनता है महीना, मंथ। समझ में आता है मैंने क्या कहा? महीना बनता है, पूरा हो जाता है। महीना बनता है। इस महीने में पहली तारीख को बोलते हैं, अरे जल्दी बताओ, प्रतिपदा। दूसरी तारीख को बोलते हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो बच्चों
15 दिन तक मून बढ़ता है। ये बढ़ते समझते हो? अरे मून देखते होगे रात को आप, कभी बढ़ रहा होता है, कभी घट रहा होता है, बढ़ते 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 पूरा मून बन जाता है, उसे बोलते हैं फुल मून या पूर्णिमा। और जिस दिन फुल मून बनता है उससे अगले दिन से घटना शुरू कर देता है, इसकी जो कलाएं हैं वो कम होने लग जाती हैं। 15 कल, वैसे तो 16 बोलते हैं जी, 15 कलाएं घटती जाती हैं। और फिर वो दिन जब चंद्रमा नजर नहीं आता, इसे हिंदी में अमावस्या और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कौन बोलेगा? अरे बोलो बच्चों, अरे कहाँ गए? दीपांशु, अनन्या, नो मून। लाउडली बोलो अनन्या। नो मून। लो मून नहीं बोलते, फुल मून एंड अमावस्या। Half. अच्छा चलो हिंदी में समझ लो, अमावस्या एंड पूर्णिमा। अमावस्या एंड पूर्णिमा बच्चों, आम भाषा में बहुत सारे लोग, जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, अरे चंद्रमा बढ़ रहा होता है, मून इंक्रीज कर रहा होता है, तो इसे बोलते हैं चांदना। और जब वो घट रहा होता है तो उसे बोलते हैं अंधेरी। इसी अंधेरी को बोला जा रहा है कृष्ण पक्ष, और चांदने को बोला जा रहा है शुक्ल पक्ष। अरे सबको क्लियर है? अरे जल्दी जल्दी बोलो जी। मून हाँ भैया। अर्थ के सर, चारों अंधेरे ओर को मूव कर रहा है। हमारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं इस पर बेस्ड। यजुर्वेद में लिखा है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इस दुनिया में, अर्थ में जना, अरे जना का मतलब जितने लिविंग क्रिएचर्स हैं, अरे इंसानों के माइंड को कंट्रोल करते हैं शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। हमारा मूड कैसा है, इसे मून की ग्रेविटेशनल पुल कंट्रोल कर रही है। और ये ग्रेविटेशनल पुल कम या ज्यादा होती है, ग्रेविटेशनल पुल कम या ज्यादा होती है जब चंद्रमा का साइज कम या ज्यादा होता है। अरे बात समझ में आ रही है? अब अनन्या ने बोला जब डेथ हो जाती है तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष देखते हैं। ये बात सिर्फ डेथ की नहीं है, डेली हमारे पुराने ऋषि और आज के एस्ट्रोलॉजी डेली देखते हैं कि ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, और एनर्जी का सोर्स क्या चल रहा है हमारी अर्थ के ऊपर, कौन सा काम किस समय अवधि में किया जाए कि उसे शुभ मुहूर्त कहा जाए। मुहूर्त इज ए टर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कैसे काम किया जाए, कौन सी घड़ी, मुहूर्त, हिंदी के शब्द हैं घड़ी, पल, मुहूर्त। अरे अनन्या बात समझ में आ रही है? इंग्लिश में तो बस आवर्स एंड मिनट्स बना रखे हैं। तो ये शुभ मुहूर्त, ये कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, एस्ट्रोलॉजी, ये सब यजुर्वेद में अवेलेबल है। इसकी कैलकुलेशंस कुल मिलाके में यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जिन ऋषियों ने लिखा उन्हें एस्ट्रोलॉजी का पूरा ज्ञान था, उन्हें ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड बोले तो इस पूरे कॉस्मोस के बारे में पूरी नॉलेज थी, तभी उन्होंने मैथमेटिक्स उन्हें आती थी, तभी उन्होंने वो सारी बातें कैलकुलेट करके यहाँ लिखी। अरे यहाँ मेरा क्वेश्चन आ रहा है, बीच में साइंस चल रही है तो पूछ लेता हूँ। हमारी गैलेक्सी का नाम, पूरी क्लास जल्दी जल्दी बोलो। अरे गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे। सारे बच्चे याद कर लो, आकाश गंगा। हिंदी में हमारी गैलेक्सी का नाम आकाश गंगा, और इंग्लिश में अभी अभी अनन्या ने बोला मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम बता दिया आपने, मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी जैसी हजारों गैलेक्सियां हैं इस कॉस्मोस पे, इस यूनिवर्स में, तो बताओ हमारी गैलेक्सी के पास वाली गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम सबको याद हो गया, मिल्की वे, आकाश गंगा। हजारों ऐसी गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में, तो इस गैलेक्सी, इस मिल्की वे के साथ वाली गैलेक्सी का नाम, पूरी क्लास जल्दी बोलो। अरे बोलते चलो बच्चों। कैनिस मेजर डॉर्फ। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमीडा गैलेक्सी। अरे जल्दी बोलो नाम, क्या बोला है मैंने? महक गोयल। अरे महक गोयल, नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे, आकाश गंगा के पास वाली दूसरी गैलेक्सी। अनन्या आप बोलो। एंड्रोमीडा गैलेक्सी नियरेस्ट गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में, अरे सन, इस सन के चारों ओर कितने प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं? जल्दी बोलते जाओ, कितने प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं? अरे बोलो भैया। अनन्या, अरे प्लैनेट 8 प्लैनेट। 8 प्लैनेट की सीक्वेंस कोई बता सकता है? 8 प्लैनेट। डायलॉग बोल रहा हूं, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट से अस 9। अरे पहले 9 होते थे तो वो पी लिख देते थे हम,
अभी ये नोवा है नहीं, हमारे साइंटिस्ट मना कर चुके हैं, ये 9th प्लेनेट नहीं है, तो ये हटा दिया मैंने 9th। माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सेयस 9th प्लेनेट। अरे पढ़ना सीख लो बच्चों, पहला वाला शब्द क्या है, कौन बताएगा? मरकरी, मरकरी। वीनस, अर्थ, मार्स, क्या जून, बढ़िया सैटर्न, बात है, सारे यूरेनस, याद, नेपच्यून। सारे याद कर लो। मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मेरा क्वेश्चन है, किस प्लेनेट के ऊपर रिंग होती है? अरे जल्दी बोलो। सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न के ऊपर रिंग होती है। पहले 4 प्लैनेट्स को क्या बोला जाता है? इनर प्लैनेट। बाद वाले 4 प्लैनेट्स को क्या बोला जाता है? आउटर प्लैनेट्स। उसके बीच में हजारों बड़े बड़े पत्थर, मोर देन 40,000 मूव कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड। और ये सारे के सारे 8 प्लैनेट सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं। अरे सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उससे क्या बनता है? ईयर। अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, उससे क्या बनता है? डे एंड नाइट। मून अर्थ के चारों ओर घूमता है, इससे क्या बनता है? महीना। अरे दीपांशु, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। फिजिकल ज्योग्राफी है ये, तो हम चर्चा करेंगे साइंटिफिक तरीके से। नेचुरल प्लैनेट्स क्या होता है? अर्थ का एक ही नेचुरल प्लैनेट है। कौन सी ऐसे, अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो कौन से प्लैनेट्स है जिसमें कोई सैटेलाइट ही नहीं होता? ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं। तो फिलहाल वापस आते हैं जी। तो भैया ऋषियों को इन सब का ज्ञान था और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके ये बुक्स लिखी हैं। तो यजुर्वेद में कैसे लाइफ को जिया जाए, आम आदमी को इन सब कैलकुलेशंस का पता नहीं है, तो वो कैसे इन सारी बातों को कि लाइफ में क्या करना चाहिए जिसे हम सत्य बोलेंगे और क्या नहीं करना चाहिए जिसे हम असत्य बोलेंगे। अरे दीपांशु, समझ में आ रहा है? डूज डोंट डूज, सत्य असत्य, इन सब को रूल बुक में लिख दिया। और इस रूल बुक को, इसको क्या बोला जा रहा है? रिचुअलिस्टिक बुक। बोले तो यजुर्वेद। वक्त बदलने के साथ साथ यजुर्वेद के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लोगों ने अपने अकॉर्डिंग बदल दिया और बहुत सारे सुपरस्टिशियस बिलीफ्स आ गए, अंधविश्वास आ गए लोगों के मनों में। अरे क्लियर हो रहा है बच्चे? दीपांशु यस सर। आगे चलेंगे जी। अथर्ववेद, सबसे आखिरी में जो वेद लिखा गया अथर्ववेद, इसमें क्या लिखा हुआ है? मैजिकल फार्मूलाज। अरे मैजिकल फार्मूलाज, अरे कुछ शब्दों को सुनना। तंत्र, मंत्र, यंत्र। आसिफ, मैंने क्या बोला है? बोल के सुनाओ जरा। तंत्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र। ध्यान से सुनना, अलग अलग शब्द हैं और सबका बहुत डीप मीनिंग है। तंत्र, मंत्र, यंत्र। तंत्र होता है सिस्टम, कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम। अरे इस तंत्र में हमारा पूरा वास्तुशास्त्र आता है। अरे दीपांशु, समझ में आता है? वास्तुशास्त्र, घर में ये चीज इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, एनर्जी का सोर्स अच्छा रहेगा, सक्सेस आएगी। समझ में आता है सबको? आदित्य देव, आदित्य देव। यस सर। मैं सिर्फ एक आइडियोलॉजी दे रहा हूँ, बहुत डिटेल में सब्जेक्ट नहीं है और अपने आप में वास्तुशास्त्र डीप सब्जेक्ट है। तो मैंने आइडिया दिया, पूरे वास्तुशास्त्र को बोला जा रहा है एक सिंगल शब्द में, तंत्र, सिस्टम। दूसरा शब्द मैंने क्या बोला है? अरे जल्दी बोलो। मंत्र। मंत्र, मंत्र बोले तो कुछ ऐसे शब्द जिसका उच्चारण करने से, जिसको बोलने से एक विशेष प्रकार की एनर्जी जनरेट होती है और जिससे हम कुछ दुनिया में बहुत अच्छा या नेगेटिव भी कर सकते हैं। जैसे ओम हींग क्लींग। अरे सुना है कभी किसी ने? ऐसे बहुत सारे मंत्र होते हैं, ओम हींग क्लींग चामुंडाय विच्चे नमः। दीपांशु जल्दी जल्दी बोलो, हाँ या ना? अरे कहाँ गए अनन्या? यस सर। तो ये सुना मैंने हुआ क्या, फिर पता नहीं कहाँ पर। दीपांशु साउंड म्यूट कर लो बच्चे, शोर आ रहा है जरा, जल्दी जल्दी। मैंने बोला है पहला सिस्टम, क्या? सिस्टम, तंत्र। फिर बोला है मंत्र और अब मैं बोल रहा हूं यंत्र। यंत्र बोले तो कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट जो नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर ले और पॉजिटिव एनर्जी को उस वाइब्रेशन में फैला दे। सबको समझ में आज से बात समझ में आ रही है? तंत्र, मंत्र, यंत्र, यस भैया। ये सारों की मास्टर बुक है अथर्ववेद। अथर्ववेद। समय की लिमिटेशन बच्चों, खेल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डीप है, जिसको हम बहुत